गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो देखो, डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल, जैसे हम सिंपल लिखते हैं ना, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वही चीज़ यहाँ पे हम सेम अप्लाई करेंगे कि डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल, जिसे हम रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। तो अब क्या करना है कि हमें मास फाइंड आउट करना है एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे हमें वो वैल्यूज़ है जो पुट करनी है। ओके, तो देखो, अब पहले देखते हैं हम वॉल्यूम। ठीक है, अभी एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। ओके, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देखने के लिए हमें पता होनी चाहिए पहले एज लेंथ कितनी है यूनिट सेल की। अब देखो, ये एक मैंने यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ किया है, उसकी एक एज लेंथ मैंने कितनी कंसीडर की, a सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो एज लेंथ मैंने कितनी कंसीडर की, a सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज एज लेंथ। अब देखो, हमें ये पता है कि जो क्यूबिक क्रिस्टल्स होते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल्स होते हैं, उनकी तीनों जो साइड्स हैं ना वो इक्वल होती हैं। मतलब जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, वो तीनों इक्वल होती हैं। ठीक है, दिस मीन्स कि अगर हमारे पास जो लेंथ a है तो ब्रेड्थ भी a होगी एंड जो हाइट है वो भी a होगी एंड वो तीनों इक्वल होंगी। तो मैं लिख सकती हूँ ना कि वॉल्यूम कितना हुआ फिर, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल a सेंटीमीटर इंटू a सेंटीमीटर इंटू a सेंटीमीटर, दैट इक्वल्स टू a क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आया, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। क्या आया, वॉल्यूम। अब देखो, वॉल्यूम तो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्या बात आती है, हमें देखना है मास, कि एक यूनिट सेल का मास कितना होता है। ठीक है जी, मास ऑफ अ यूनिट सेल। तो मास फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, हमें इसे इक्वल लिखना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं यूनिट सेल में, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम। ठीक है, ये दो बातें ध्यान में रखनी है मास फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अगर हमें मास फाइंड आउट करना है तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो भी उस यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, दूसरा कि मास ऑफ ईच एटम। अब देखो, नंबर ऑफ एटम्स की क्या बात है, अब हमने तीन जो क्रिस्टल सिस्टम है ना वो स्टडी किए हैं। ठीक है, एक हमने पढ़ा था FCC। ठीक है, FCC, उस केस में जो नंबर ऑफ एटम्स कितने होते थे, 4, है ना। फिर हमने किया था BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, उस केस में कितना किया था, भी कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 2। एंड जो सिंपल क्यूबिक था उस केस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एटम प्रेजेंट होता था। तो अब आपको बात समझ में आई ना कि जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल, इसे मतलब क्या चीज़ हमें पता चलती है, भी कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम जनरली क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, इसे हम Z से डिनोट करते हैं, एंड जो मास है ईच एटम का, इसे हम करते हैं स्मॉल m के साथ। ठीक है, अब देखो मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मास फाइंड आउट करने के लिए ना मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट पे लेके चलती हूँ, बस आप एक बार समझ लो, करना ना करना वो आपकी मर्जी। ठीक है, देखो, मास फाइंड आउट करने के लिए क्या करो कि मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। मोल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको दो डेफिनेशंस बताई थी एक मोल को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, जैसे देखो, एग्जाम्पल कंसीडर करो। फॉर एग्जाम्पल, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। मैंने क्या बताया था कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, अगर हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन मास के टर्म्स में, तो वो क्या, किसके इक्वल होगा, 12 ग्राम, मतलब इसके ग्राम एटॉमिक मास के। ठीक है, एक तो डेफिनेशन ये थी। एक सेकंड डेफिनेशन मैंने आपको और करवाई थी, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वो इक्वल होता है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम। ठीक है, यही चीज़ करवाई थी ना, 6.022 × 10⁻²3
एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, यही चीज़ करवाई थी ना मैंने। अब देखो दोनों डेफिनेशंस हमने लिख ली, तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं ये लिख सकती हूँ यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻²3 एटम्स ऑफ कार्बन हैविंग मास इक्वल टू, जिसका मास किसके इक्वल है 12 ग्राम के। अब इतने एटम्स का मास 12 ग्राम के इक्वल है, तो 1 एटम का मास कितने के इक्वल होगा, 1 एटम ऑफ कार्बन इन मास इक्वल्स टू 12 ग्राम अपॉन 6.022 इंटू 10⁻²3। ठीक है, तो अब मेरा ये कराने का पर्पस क्या था, आपको ये बताना कि हम मास कैसे फाइंड आउट करते हैं एक एटम का। तो अब आप देख सकते हो कि ये इसका एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास, ये एवोगैड्रोस नंबर है। तो शायद अब आपको खुद से क्लियर हो गया है कि हम मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम पहले एटॉमिक मास लिखेंगे, उसे हम डिवाइड करेंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। देन हमारे पास क्या आएगा, एवोगैड्रोस नंबर के साथ देन हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सिंगल एटम का मास। ठीक है, अब देखो एटॉमिक मास को मैं कैपिटल एम के साथ डिनोट करती हूँ एंड एवोगैड्रोस नंबर को एन नोट के साथ। तो ये क्या आया मेरे पास, मास ऑफ एन एटम। ठीक है, एक एटम का मास फाइंड आउट करने का फॉर्मूला एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो देखो ऊपर मैंने मास आपको लिखवाया था, मास ऑफ अ यूनिट सेल क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ ईच एटम। ठीक है, नंबर को डिनोट किया z के साथ। ठीक है, एंड जो मास था उसको स्मॉल m के साथ। अब हमने मास की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, कैपिटल M अपॉन एन नॉट। तो अब वैल्यू पुट करो कि हमारे पास जो मास है वो कितना आया, मास आया z इंटू m अपॉन एन नॉट। तो ये आया मास। ठीक है, ये आ गया यूनिट सेल का मास। ओके, तो देखो वॉल्यूम हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, हमने मास भी फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करो कि जस्ट जो फॉर्मूला है ना उसमें वैल्यूज़ पुट कर दो। ठीक है, और कुछ नहीं, बस क्या करना है कि आपको जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है डेंसिटी फार्मूला के अंदर। तो जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास क्या आया, z इंटू कैपिटल M a क्यूब इंटू एन नॉट। तो ये होता है हमारे पास डेंसिटी फार्मूला। ठीक है, दिस इज डेंसिटी फार्मूला और द फार्मूला दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। ठीक है, z क्या है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, m क्या है एटॉमिक मास, a क्या है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल, एंड जो n नॉट है दिस इज एवोगैड्रोस नंबर। ओके, अब हमें यूनिट्स लिखनी है तो वो भी क्या सिंपल। ठीक है, अगर हम SI और CGS सिस्टम कंसीडर करें तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर मैं बात करूं SI सिस्टम के, ठीक है, SI के सिस्टम के तो जो SI सिस्टम है ना इसमें क्या करेंगे कि जो ये मास है इसे तो हम रिप्रेजेंट करेंगे kg की टर्म्स में, एंड जो वॉल्यूम है इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे मीटर्स में। ठीक है जी, मीटर्स में। तो क्योंकि अब ये नीचे प्रेजेंट है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये बात हो गई। अब सेकंड होता है CGS सिस्टम। उस केस में क्या है कि जो ये वाला मास है इसे कंसीडर करेंगे ग्राम्स की टर्म में, एंड जो ये वाला वॉल्यूम है इसे कंसीडर करेंगे सेंटीमीटर्स में। तो क्या आ जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास क्या आ गई, यूनिट्स। ओके जी, अब एक बात और देखो, जनरली क्या होता है कि जब हमें न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं ना तो जो एज लेंथ है, ठीक है, एज लेंथ वो ना पिकोमीटर्स की टर्म्स में दी जाती है हमें। जैसे मैंने मान लिया a पिकोमीटर, तो एक जो पिकोमीटर है, ठीक है, 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर और 10⁻⁻10 सेंटीमीटर।
तो आपको ये जो कन्वर्जन्स है ना ये भी याद रखनी है, ठीक है। ये वाली जो कन्वर्जन है कि जो 1 पिकोमीटर है दैट इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर और 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग हम कैसे लिखेंगे एज लेंथ को, a इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो ये तो आई एज लेंथ। अब नेक्स्ट इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम के लिए क्या करो, इसका क्यूब, a इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अब इसे कैसे लिखेंगे, a क्यूब इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ये वाली वैल्यू ऊपर वाले फार्मूला में पुट करो तो हमारे पास क्या आएगा, एक मतलब और फार्मूला जिसे हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे a क्यूब इंटू 10⁻⁻30 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, एंड ये आ गई इसकी यूनिट्स, सेंटीमीटर क्यूब नीचे वो ऊपर चल के ऐसे बन गया, ठीक है। तो हम ये वाला जो फार्मूला है ना ये भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो ये फार्मूला है ना ये भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, ओके जी। तो ये बात, तो अब देखो डेंसिटी फार्मूला तो मैंने आपको बता दिया, इसमें कुछ नहीं है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। जस्ट आपको न्यूमेरिकल को एनालाइज करना है, देखना है कि हमें कौन सा सिस्टम दिया हुआ है, एफसीसी पूछा है, बीसीसी, सिंपल, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स पुट करेंगे, एटम देखेंगे कौन सा एटम दे रखा है, उसका एटॉमिक मास, एवोगैड्रोस नंबर हमें पता है, और ये हमें क्वेश्चन में एज लेंथ दे रखी होगी। तो होगी क्लियर आपको भी डेंसिटी फार्मूला कैसे हम डेराइव करते हैं, बस मतलब डेराइव आपको जस्ट पता होना चाहिए। बट ये जो फार्मूले दो मैंने आपको बताए हैं ना ये तो मतलब कह लो भी एक तरह से रट्टा मारना है, इसका याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कई बार क्या होता है कि हमें ना एज लेंथ डायरेक्ट नहीं दे रखी होती, हमें या तो ये दे रखा होता है न्यूमेरिकल में कि डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर दे रखा है हमें, या फिर हमें रेडियस दे रखा है, ठीक है। तो हम तब क्या करेंगे, देखो दो चीज़ें दे रखी होती हैं हमें, या तो डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर, ठीक है, या तो हमें दे रखा होता है डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर या फिर रेडियस ऑफ एटम, ओके जी। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, तो आप याद करो कि मैंने आपको एक वीडियो में ना रिलेशनशिप्स करवाए थे, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर, एज लेंथ, रेडियस ऑफ एटम, वो रिलेशनशिप्स करवाए थे, बस आपको वही रिलेशनशिप याद रखने हैं। तो देखो हम रिवाइज करते हैं रिलेशनशिप्स को। सिंपल क्यूबिक के केस में क्या था, ठीक है, सिंपल क्यूबिक के केस में क्या था कि जो डिस्टेंस था नियरेस्ट नेबर का दैट इक्वल्स टू ए, मतलब वो एज लेंथ के इक्वल था, ठीक है, दैट इक्वल्स टू ए, एंड जो रेडियस था दैट इक्वल्स टू a बाई 2, ओके। जो डिस्टेंस था नियरेस्ट नेबर का वो एज लेंथ के इक्वल था, एंड जो r है वो इक्वल होता है a बाई 2 के। ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है, डराइव भी करवाया था, बस आपको जस्ट ये अब मैं रिवीजन के तौर पे बता रही हूँ कि आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है, ठीक है। तो ये था केस सिंपल क्यूबिक का, ठीक है। फिर नेक्स्ट एफसीसी के केस में, उस केस में जो डिस्टेंस था नियरेस्ट नेबर का दैट इक्वल्स टू a बाई √2, क्या था, a बाई √2, एंड रेडियस के लिए क्या करो कि फिर से 2 से डिवाइड कर दो इसे, 2 इंटू √2। तो ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर, एंड ये हमारे पास रेडियस है एक एटम का इन केस ऑफ एफसीसी। एंड फिर आता है बीसीसी। बीसीसी के केस में जो डिस्टेंस है नियरेस्ट नेबर का दैट इक्वल्स टू √3 बाई 2 इंटू ए, ठीक है, दिस इज डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर, एंड जो रेडियस है फिर से 2 से मतलब उसे डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, ठीक है जी। तो देखो ये है डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट नेबर एंड दिस इज रेडियस।
तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में कंफ्यूज करने के लिए एचलेंट की बजाय ये डिस्टेंस दे देते हैं नियरेस्ट नेबर का, या फिर हमें रेडियस दे देते हैं। तो क्या करो कि ये सिंपल से रिलेशनशिप्स अप्लाई करो, एज लेंथ फाइंड आउट करो, एंड जो डेंसिटी फार्मूला है वहाँ पे जाके पुट कर दो वैल्यू, बस यही चीज़ है। तो अब मेरा तो काम यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब आपकी बारी। अब आपको मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल है वो प्रैक्टिस करने हैं, देन आपको अच्छे से ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।